सर अभी भी क्लियर नहीं है। सभी को वॉइस क्लियर है? यस सर। Okay. तो लास्ट क्लास में हम लोग सेल्फ बायस सर्किट कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम बेस वोल्टेज, अमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर वोल्टेज को फाइंड आउट करके किस तरीके से उसको हम एक्टिव रीजन में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट था? ओके, तो नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो स्टेबिलिटी फैक्टर है, ठीक? कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का। अब स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ये जो सर्किट है इसका तुम्हें इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना होगा, ठीक? उसके लिए लेट्स से ये मेरा सर्किट बना हुआ था, कुछ इस तरह से सर्किट बना हुआ था यहाँ पे। ये R2 है, ये यहाँ VCC कनेक्टेड है। हमने दोनों को अलग अलग बस शो किया है, ठीक है? इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि दो अलग अलग बैटरीज लगी हैं, एक ही बैटरी है, बस केवल रिप्रेजेंटेशन हमने इनको दोनों अलग अलग कर दिया है, ठीक? और ये R1 है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो R1 और R2 वाला सर्किट है, तो ये पार्ट है ये, ठीक? इस पार्ट पे इस पार्ट का हमें इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। कौन सा? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इस पार्ट का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक? जो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद केवीएल केसीएल अप्लाई करके हम यहाँ पे जो हमारा आईबी का रिलेशन है आईसी से, हम आईबी इन टर्म्स ऑफ आईसी फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये बताओ हमको कि थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होता है और प्रोसीजर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, उसका आरएल निकाल लेते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं सर, उसका लूप चला देते हैं सर, VTH इक्वल टू RTH अपॉन ITH। ओके, अब देखो इस सर्किट को हम केवीएल थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और इसको हम कुछ इस तरह से अगर बना लें, ये यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हमने बैटरी लगाई और ये ग्राउंड कर दिया VCC, ठीक है? दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है। जो पहले बना हुआ था वो कुछ ऐसे बना हुआ था, ये वायर ऐसे इस नोड से ये वायर कनेक्ट था, रेजिस्टेंस लगा था और देन ये ऐसे बैटरी लगी हुई थी, ठीक? हमने सिंपली क्या किया, इस ग्राउंड को पकड़ के इधर नीचे ले आए हैं, तो यहाँ पे ये R1 आ गया है और ये VCC इधर आ गया। बस सर्किट को हम प्रॉपरली रीड कर सकें इसके लिए हमने ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें किया है। नाउ अब हमें क्या करना है, जो ये टर्मिनल है बेस वाला, ठीक? बेस टर्मिनल एंड ग्राउंड के बीच में हमें बेसिकली बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक अजम्पशन लेना है कि यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है मेरा, ठीक है? जिसके अक्रॉस, ठीक है, जिस इन दोनों टर्मिनल लोड रेजिस्टेंस अजम्पशन का मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि हमें इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। जब भी हम इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करते हैं कि तो क्या करते हैं, सर्किट के कोई दो टर्मिनल के अक्रॉस ही हम इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम फाइंड आउट कर रहे हो या
नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हम फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक, तो हमारे वो दो पॉइंट जिनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है वो क्या है, ये बेस एंड दिस ग्राउंड। तो बेस और ग्राउंड के बीच में, ठीक है, ये हमने एक लोड रेजिस्टेंस का अजम्पशन किया कि हाँ यहाँ पे कोई एक लोड रेजिस्टेंस होगा और उसी के अक्रॉस हम इस पूरे सर्किट को का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है हमें, एक आरटीएच और दूसरा वीटीएच। ठीक, जब हम वीटीएच फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। इस लोड रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज है इन दो टर्मिनल, जिन भी दो टर्मिनल के अक्रॉस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट, उन दोनों सर्किट के अक्रॉस हम ओपन सर्किट वोल्टेज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो हमें किसके किसके, ये दो टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर ये VOC होता जैसे, ठीक, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज ध्यान से देखो तो इस R2 से ये शॉर्टेड है और ये दोनों टर्मिनल भी सेम है, तो मीनिंग जो वोल्टेज R2 रेजिस्टेंस पे होगा वही वोल्टेज ये VOC के बराबर भी होगा। जो वोल्टेज इस R2 में होगा वही इस VOC पे होगा। ठीक है, मतलब ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा। ठीक, और यहाँ पे हमने एक अजम्पशन लिया था कि I जो है यहाँ पे ये हमने अजम्पशन लिया था कि I जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन IB है, दैट इज व्हाई I माइनस IB जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू I है, और इस जो बेस करंट है IB इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया था। जो IB करंट है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो मीनिंग जो करंट यहाँ से I एंटर कर रही है ऑलमोस्ट उतनी ही करंट यहाँ से भी I जा रही है। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है बट ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक, उसकी वजह से ये R1 और R2 यहाँ पे सीरीज में दिखाई देंगे। ठीक है, इसका हम सीरीज में अजम्पशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो तुम्हारा वोल्टेज जो तुम्हारी करंट फ्लो हो रही है वो हमने सेम ली है। ठीक है, सेम करंट की वजह से हमने यहाँ पे R1 और R2 को सीरीज में लिया है। ठीक, अब सिंपली जब ये R1 और R2 सीरीज में है तो हमें पता है कि करंट तो इनके अक्रॉस सेम रहेगी, वोल्टेज इनके अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप जो R1 पे होगा या जो R2 पे होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक, मेन पावर सप्लाई जो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगी है वो क्या है, VCC। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज डिवाइडर लगा दें, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दें और उससे हम R2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जैसे ये प्लस माइनस VR2 है, तो ये VR2 क्या होगा, मेन सप्लाई मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, VR2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेन सप्लाई VCC मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो डिवाइड बाय R1 प्लस R2, दोनों सीरीज रेजिस्टेंस का सम। तो ये बेसिकली हमें VR2 मिल गया और यही हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर होगा, या ये कहें यही हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये यहाँ से हमें VTH जो था वो मिल जाएगा। ठीक, ये याद रखना जब हमने VTH फाइंड आउट किया है तो हमने ये ध्यान किया है कि ये I यहाँ पे फ्लो होने R1 में जाने वाली करंट और R2 में जाने वाली करंट दोनों सिमिलर हैं, इसलिए हमने R1 और R2 को सीरीज में ले लिया है। ठीक, आफ्टर दैट अब हमें दूसरा काम क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों टर्मिनल के बीच में। ये B है और ये G, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी सोर्सेज लगे होते हैं चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उनको हम उनके इंटरनल आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा है और वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियली 0 होता है। ठीक, दैट इज वाई इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे।
यहाँ पे वीसीसी जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ पे करंट सोर्स लगा होता तो करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियली इनफाइनाइट होता है, तो इसको हम क्या करते, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया और शॉर्ट सर्किट से उसको रिप्लेस कर दिया। नाउ अब जैसे ही ये वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट हुआ, यहाँ पे करंट जाना जीरो, इधर करंट जा रही है जीरो। ठीक, अब ये R1 और R2 ध्यान से देखो, तो R1 और R2 का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है और दोनों का दूसरा टर्मिनल यहाँ ग्राउंड में कनेक्टेड है। ठीक, देखो देखें तो ऐसे ये आपस में कनेक्टेड है। तो अगर ध्यान से देखो तो R1 और R2 जो है पैरेलल में आ रहे हैं। R1 और R2 यहाँ पे जब हमने इस वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया तो R1 और R2 इस टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पैरेलल में है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और उसी को हमने RTH यहाँ पे लिखा है। तो RTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 पैरेलल R2। RTH की जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन RTH इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और वो किसके बराबर आएगा, RTH इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ हमने सिंपली एलसीएम लेके R1 प्लस R2, 1 अपॉन RTH इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, और यहाँ से RTH इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ गया। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे RTH और VTH, ठीक, फाइंड आउट करना। ध्यान रखना है कि जब हम VTH फाइंड आउट कर रहे थे तो वोल्टेज सोर्स में जो की वजह से जो करंट फ्लो हो रही थी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो हो रही थी, इसलिए हमने माना कि R1 और R2 सीरीज में है, और वहां से हमने वोल्टेज डिवाइडर लगा के देन हमने R2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट किया। वहीं जब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तब हमने क्या किया, इस वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट किया है, और तब हमें पता चला कि R1 और R2 दोनों पैरेलल में होते हैं। इस चीज को क्लियर कर लेना, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होती है कि हाँ कब सीरीज में कब पैरेलल में। एक ही सर्किट को दो दो तरीके से हम बता रहे हैं कि एक बार सीरीज में आ रहे हैं वही R1 R2, और वही R1 R2 एक बार पैरेलल में आ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा होता, करंट फ्लो हो रही होती, दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम होती, तो हम कहते हैं कि R1 और R2 सीरीज में। वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट हो गया, तब हमने कनेक्शन देखा, तो कनेक्शन से हमें पता चला कि R1 और R2 पैरेलल में आ रहे हैं, और हमने RTH फाइंड आउट कर दिया ना। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाए, इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये तुम्हारा RTH एंड देन VTH। यही हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में करते हैं कि सर्किट का जो इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल लो, RTH सॉरी VTH, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, और जब पूरे सर्किट को आप एक वोल्टेज सोर्स और एक उसके सीरीज में रेजिस्टेंस उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास उस जो R1 R2 का फुल सर्किट था उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे हमने बना लिया ना। अब ये हमारा एनपीएन सर्किट था और ये आर ई था ना। अब यहाँ पे सिंपली केवीएल अप्लाई कर दो। केवीएल अप्लाई करने से पहले इस जो बीजेटी है उसके जितने भी करंट और वोल्टेजेस हमने पढ़े हैं, ठीक है, आई बी आई सी आई ई, और ये सारे टर्मिनल के वोल्टेजेस वो सारे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दो। तो यहाँ पे ये आई ई फ्लो हो रही है, ये इधर आई सी फ्लो हो रही है, यहाँ पे आई बी फ्लो हो रही है। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, प्लस माइनस वी बी ई, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, प्लस माइनस वी सी ई, ये वोल्टेज क्या है, प्लस माइनस वी बी सी। ठीक, अब सिंपली पहला केवीएल जो हमें लगाएंगे, हम ये वाला लगाएंगे।
ठीक, पहला क्या, एक ही केवीएल हमें लगाने की जरूरत पड़ेगी, हमें यहीं से आईबी और आईसी में एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, ये वाला केवीएल हमने लगाया, बेस लूप में एक केवीएल अप्लाई किया। ठीक है, साथ साथ में हमने एक अजम्पशन और ले लिया ताकि हम थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ी सी ठीक लगे। उसके लिए हमने क्या लिखा, वीटीएच को हम वीबी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और आरटीएच को आरबी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। रीजन कि देखो, ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आया था वो डायरेक्टली बेस टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हमने वीबी नाम दे दिया है। और रेजिस्टेंस जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो भी डायरेक्टली बेस से कनेक्टेड है, इस वजह से इसको हमने आरबी नाम दे दिया है। ठीक, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है उसके लिए। नो, जब हम यहाँ पे ऐसे केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस वीबी, इधर से ये करंट जा रही है आई बी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई बी इंटू आर बी, फिर इधर ये माइनस से बाहर निकल रहे हैं तो माइनस वीबीई। यहाँ पे हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लस आई ई आर ई। ठीक, इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि यहाँ जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जनरेट होगा वो ये प्लस और इधर माइनस देगा। यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा वो ये प्लस और ये माइनस जनरेट होगा। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई, लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई, अब इस इक्वेशन में हमने आई ई की जगह आई ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम केसीएल से अप्लाई करके जानते हैं कि आई ई प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 0 होगा। तीनों करंट हमने इन्वर्ट ली हैं, दैट इज वाई हमारा ये रिलेशन आ रहा है। अगर एक भी करंट का डायरेक्शन अपोजिट लिए होते तो उसका कुछ रिलेशन अलग आ रहा होता। ठीक, यहाँ सिंपली हमने कैसे ये रिलेशन फाइंड आउट की है, ये वाली हमने पूरे बीजेटी को एक नोड की तरह ट्रीट किया है। ठीक, तीनों करंट इन्वर्ट आ रही हैं, हमें पता है बाई के सी एल कि अगर किसी नोड पे सारी करंट जो इनवर्ट आ रही हैं और जो सारी करंट आउटवर्ड जा रही हैं उनका सम इक्वल टू होता है एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के बराबर होता है। इनवर्ट करंट का सम इक्वल टू होता है आउटवर्ड करंट का सम। यहाँ पे इनवर्ट करंट ही तीनों है तो तीनों करंट का सम इक्वल टू 0 है बाई केसीएल। ठीक, यहाँ से फिर हमने आई ई की वैल्यू फाइंड आउट की, माइनस आई बी प्लस आई सी। ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी आई ई की जगह पे और इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करके हमने यहाँ से IB की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, IB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, तो IB के जितने टर्म है ये वाला, इन दोनों को एक साइड में रखा, उठा के उधर भेजा, तो IB इंटू आर बी प्लस आई बी इंटू आर ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये टर्म, ये वाला टर्म, ये टर्म एंड ये टर्म। तो VB माइनस VBE माइनस ICRC। ठीक, और जो RB प्लस RE इधर आया था, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, RB IB प्लस IBRE इज इक्वल टू VB माइनस VBE माइनस ICRE। ठीक है, तो हमने क्या किया, IB इन दोनों में कॉमन ले लिया है और RB प्लस RE को यहाँ नीचे भेज दिया है। ठीक, वहां से हमें ये IB की एक वैल्यू मिल गई है। ठीक, अब जैसे ही हमें ये IB की वैल्यू यानी बेस करंट की हमें वैल्यू मिली, हमें पता है स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करने के लिए तुरंत दूसरा काम क्या है, डेबर IB अपॉन डेबर IC फाइंड आउट करो। यहाँ हमने केवल IB की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, जो कांस्टेंट टर्म थे उनको अलग कर लिया है, IC वाला टर्म अलग कर लिया है। ठीक, अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू IC यानी कलेक्टर करंट के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म जो पूरा कांस्टेंट है ये दे देगा 0 और ये वाला टर्म क्या देगा, माइनस आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। ठीक, अब इस
डेल्टा आई बी अपॉन आई सी की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू 1 + बीटा अपॉन 1 - बीटा डेबर आई बी अपॉन डेबर आई सी। तो इस फॉर्मूले में हम डेबर आई बी अपॉन डेबर आई सी की ये वैल्यू माइनस आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई, ये यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। उससे हमें जो एस की वैल्यू मिली वो कुछ इस तरह से मिली, 1 + बीटा अपॉन 1 + बीटा आर बी प्लस आर ई। ठीक है, तो हमें ये स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पे मिल गया। नाउ अब फर्दर हम यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे जो आई बी है हमारी, वो बेस वोल्टेज पे, बेस सॉरी, वो बीटा पे, जो बीटा होता है उस बीटा पे हमारे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही, करंट गेन पे, जो कॉमन एमीटर का करंट गेन है उस पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक, हमें पता है कि आईसी जो है वो तीन तीन टर्म्स की वजह से वेरी करती है, बीटा की वजह से, वीबीई की वजह से और आईसीओ की वजह से। जो आईसीओ की वजह से जो वेरिएशन था उसको तो हमने ये बायसिंग करके आईसीओ का जो वेरिएशन था उसको वो कितना आएगा वो तो हमने स्टेबिलिटी फैक्टर से फाइंड आउट कर लिया। वीबी की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है उसको हमने इग्नोर कर दिया है। ठीक, अब हम चेक करना चाहते हैं कि बीटा का वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा। इस सर्किट, जो हमने सर्किट बनाया है उस सर्किट से हम बीटा का जो वेरिएशन है उसको भी नलीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आईसी पे उसकी डिपेंडेंसी नलीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिंपली जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, ये वी बी माइनस जो हमने ये केवीएल लगा के फाइंड आउट की थी, वो हमने यहाँ पे फर्दर फिर से लिख ली है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन नंबर 2 में ये जो आईसी का टर्म था, ठीक, इस आईसी के टर्म को हम हटा के उसकी जगह पे आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी लिख रहे हैं। ठीक, हमने यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी आईसीओ का जो टर्म था वो हमने निग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, हम केवल अभी आईसी की बीटा पे डिपेंडेंसी देखना चाहते हैं, इसलिए हमने आईसीयू का जो टर्म है वो हमने निग्लेक्ट कर दिया, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक, नाउ अब यहाँ से फर्दर हम फिर से हम आईबी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आईबी की वैल्यू के लिए एक ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों टर्म्स हम एक साथ ले लेंगे। तो आईबी बाहर आ गया, आर बी प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई। ठीक है, ये तीनों टर्म हमने इधर भेज दिए, मतलब इस साइड पे भेज दिए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीबीई, वीबी माइनस वीबीई। यहां से आईबी की एक और नई वैल्यू हमें यहां से ये मिल गई। ठीक, ये एक नई वैल्यू बेस करंट की यहाँ पे हमको मिल गई, वो क्या है, वीबी माइनस वीबीई अपॉन आर बी प्लस 1 + बीटा इंटू आर ई। नाउ अब अगर हम एक अजम्पशन लें कि जो आरबी की वैल्यू है, जो हमने बेस रेजिस्टेंस लिया है, जो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू 1 + बीटा इंटू आर ई से बहुत ज्यादा लेसर है, या ये कहें कि 1 + बीटा आर ई की वैल्यू आरबी की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। ठीक, मीनिंग देखो, लेट्स से अगर हमने आर ई, लेट्स से हमने सेलेक्ट किया हो 100 किलो ओम, ठीक, आरबी हमारा निकल के आया 10 किलो ओम। ठीक, अभी तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि बीटा की वैल्यू जो है वो 2000 है, लेट्स से, ठीक, इतनी हायर प्रैक्टिकली नहीं होती है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये 2000 है। नाउ अब जब आर ई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 1 + बीटा आर ई की, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रोक्स 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 किलो ओम, यानी ये क्या हो गया, अप्रोक्स 200 मेगा ओम अप्रोक्सली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा ओम। तो आरबी के कंपैरिजन में जो 100 किलो ओम का है उसके कंपैरिजन में ये 200 मेगा ओम ठीक ठाक हाई रेजिस्टेंस है। और हो सकता है यहाँ पे तुमने 100 किलो ओम की जगह पे आरबी की वैल्यू 10 ओम ही रखी हो, 10 किलो ओम की जगह पे 10 ओम ही रखी हो।
तो यहाँ पे आरबी की वैल्यू के कंपैरिजन में 1 + β जो है वो हमने काफी हायर लिया है। ठीक, जब हमने ये वैल्यू ली तो ये जो सम है आरबी प्लस 1 + β ये सम ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा, ये सम जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 + β के, 1 + β के। ठीक है, आईबी की ये वैल्यू जो है, आईबी की ये एक और अजम्पशन के साथ ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की। नाउ अब यहां से हम आईबी की वैल्यू से हम आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी लगा के हम आईबी आईसी की वैल्यू फिर से फाइंड आउट करना चाहते हैं यूजिंग बेस करंट। कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच में जो रिलेशन था आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी, इसके थ्रू हम कलेक्टर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मीनिंग यहाँ पे हम आईबी की ये पूरी वैल्यू, ये वाली ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ तो आईसी की वैल्यू क्या आ गई, बीटा इंटू वीबी माइनस वीबीई अपॉन 1 + β इंटू आर ई। अब यहाँ पे भी एक और अजम्पशन है, अजम्पशन ये है कि बीटा जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 + β है। क्यों? क्योंकि बीटा की वैल्यू हमने बहुत ज्यादा लार्ज ली हुई है। अगर बीटा की वैल्यू हम बहुत ज्यादा लार्ज लेंगे तो बीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होगा 1 + β के। बीटा की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो बीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा 1 + β के। तब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आईसी की जो वैल्यू मिलेगी वो इंडिपेंडेंट होगी बीटा से। आईसी की जो अब ये वैल्यू मिल रही है वो इंडिपेंडेंट है बीटा से। यहाँ पे बीटा का जो वेरिएशन है आईसी आईसी का जो वेरिएशन ड्यू टू बीटा है वो भी हमने नलीफाई कर लिया है। कब? जब हमारा बीटा जो होगा वो लार्ज होगा। अगर हम बीटा लार्ज यूज कर रहे हैं, काफी हाई बीटा ले रहे हैं, करंट गेन काफी हाई ले रहे हैं कॉमन अमीटर का, तो उस केस में तुम्हारी जो आईसी होगी वो बीटा से इंडिपेंडेंट होगी। नाउ अब ये जो अजम्पशन हमने ली है कि लार्ज बीटा है, तो उस लार्ज बीटा के अजम्पशन के साथ अगर हम स्टेबिलिटी फैक्टर में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो हमें पता चलेगा कि स्टेबिलिटी फैक्टर भी जो है वो भी हमारा बीटा पे डिपेंड नहीं होगा। नाउ अब देखो, ये हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर था वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का। ठीक, यस सर। हाँ, और उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे एक एलसीएम ले लिया है। तो ये क्या आया, आर बी प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई। जो इसके डिवाइड में जो आर बी प्लस आर ई था उसको हमने यहाँ ऊपर भेज दिया है। तो ये क्या हो गया, 1 + β आर बी प्लस आर ई अपॉन दिस टर्म। यहाँ से ये टर्म हमने ले लिया, सिंपली हमने आर ई को कॉमन ले लिया है। अगेन यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे वही वाले तरीके का बन रहा है, आर बी प्लस 1 + β इंटू आर ई। नाउ तो यहाँ पे फिर वही अजम्पशन आएगा कि आर बी जो है वो वेरी वेरी लेस देन है 1 + β आर ई से, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 + β आर ई से रिप्लेस कर देंगे। 1 + β कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्टेबिलिटी फैक्टर की जो नई वैल्यू होगी वो क्या आएगी, आर बी प्लस आर ई अपॉन आर ई। और ये स्टेबिलिटी फैक्टर जो है ये भी बीटा से इंडिपेंडेंट है। ठीक, यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो देखो, जब भी अगर कहीं पे भी तुम्हें वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग लिखने को आया तो तुम सिंपली ये कैसे इसको एक्टिव रीजन में करना है, हमें केवीएल कैसे लगा के यहाँ तक कि ये वैल्यूज, ये वाला टर्म यहाँ तक का काम करोगे। आफ्टर दैट स्टेबिलिटी फैक्टर उसका निकाल के दिखा दोगे।
स्टेबिलिटी फैक्टर तब निकाल के दिखाओगे जब वोल्टेज जो तुम्हारा क्वेश्चन है उस ग्रेविटी का होगा, मीनिंग मार्क्स उसके अगर ज़्यादा है तो ये टर्म भी तुम स्टेबिलिटी फैक्टर भी निकाल के दिखाओगे। अदरवाइज अगर जहाँ पे खाली स्टेबिलिटी फैक्टर बोला जाएगा वहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर निकालोगे, ठीक है। और स्टेबिलिटी फैक्टर भी तुम जो निकालोगे वो, हाँ, इस पॉइंट तक ही निकालोगे, ये वाले पॉइंट तक, ठीक। उसके बाद सिंपली ये लाइन लिख के यहाँ पे S इज इक्वल टू 1/RB प्लस RE ये लिख दोगे, ठीक है। बाकी ये जो एक्सप्लेनेशन है वो करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम प्रूविंग कर रहे हो तो। ये एक्सप्लेनेशन हमने केवल तुम्हारी तुम्हारी नॉलेज के लिए दे दिया, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन को अगर पेपर में करने को है तो एक्सप्लेनेशन को मत करना, ठीक। दूसरी चीज, ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो आईसी का ये फॉर्मूला निकल के आया है और ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला निकल के आया है, ये फॉर्मूले तुम तब यूज करोगे जब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट तुम्हें गिवन है कोई, और वहां पे तुमसे बोला गया है कि बीटा लार्ज है, ठीक। और वहां पे तुमको फाइंड आउट करना है स्टेबिलिटी फैक्टर, तब तुम इस फॉर्मूले को यूज करोगे डायरेक्टली। मीनिंग डिवाइडर सर्किट दिया हुआ है, तुमने वहां से आरबी की वैल्यू देखी बेस रेजिस्टेंस की, ठीक। मे भी हो सकता है बेस रेजिस्टेंस डायरेक्ट दिया हो, मे भी हो सकता है R1 R2 के टर्म में लिखा हो, तो आरबी की वैल्यू तुम फाइंड आउट करोगे कैसे। अभी हमने आरटीएच फाइंड आउट किया तो आरबी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, R1 RTH। अपॉन R1 प्लस R2, आरटीएच के बराबर है, राइट। तो सिंपली आरटीएच फाइंड आउट करोगे और यहाँ से स्टेबिलिटी फैक्टर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दोगे। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब बोला गया है कि बीटा लार्ज है या क्वेश्चन में बीटा गिवन ही नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बीटा नहीं गिवन है तो उस केस में भी हम अज्यूम करके चलेंगे कि हाँ भाई बीटा लार्ज है इसीलिए दिया नहीं है, बीटा इंफिनिटी के बराबर है। ना एक क्वेश्चन देख लो। लेट्स से तुम्हारे पास यहाँ पे ये सर्किट गिवन है, ठीक। और इस सर्किट का तुमसे बोला गया कि स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करो, ठीक। बीटा गिवन है 100 और VBE यानी बेस टू अमीटर वोल्टेज जो है, यानी बेस टू अमीटर जो उसको किस वोल्टेज पे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा वो वोल्टेज दे दिया गया है, ठीक। और तुमसे पूछा गया है कि स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करो। अब जब यहाँ पे बोल दिया गया स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करो और नॉर्मल एक सर्किट दे दिया है, तो यहाँ तुमको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये एक्टिव रीजन में है या नहीं है, तुम्हें अपने आप मान लेना है कि भाई बायसिंग सर्किट है तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर ओ मीनिंग ये एक्टिव रीजन में होगा ही, ठीक। अगर उसको पूछना होता कि हाँ ये सर्किट एक्टिव रीजन में है या नहीं है, तो वो तुमसे कहता है कि हाँ फाइंड आउट करो वीबी वीसी और वीई में रिलेशन, जिससे तुम्हारा सर्किट जो है वो एक्टिव रीजन में वर्क कर सके। उसके लिए वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर जहाँ पे केवल स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करने को कहा है, वहाँ पे लेके चलेंगे कि हाँ ये एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, मीनिंग ये जो बेस टू अमीटर वोल्टेज है वो इसी फॉरवर्ड वोल्टेज के बराबर है। ये जो बेस टू मीटर वोल्टेज है वो इसी फॉरवर्ड वोल्टेज के बराबर है, ठीक। और देखो, क्योंकि ये वाला जो सर्किट है, ठीक, ये कोई भी तीनों बायसिंग जो हमने पढ़ी उन तीनों बायसिंग से ये कहीं से भी मैच नहीं करता है, ठीक है। ये तीनों बायसिंग का जो हमने पढ़ी उससे मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में स्टेबिलिटी फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की बजाय हम सिंपली इस सर्किट को सॉल्व करके आईबी और आईसी में रिलेशन निकालेंगे और फिर डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से स्टेबिलिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आर बी आर ई और आर सी। देन जो ये वैल्यूज गिवन है कांस्टेंट वैल्यूज रेजिस्टेंस की हो, तब जाके वो सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि केवीएल लगाते जा रहे हो और साथ में ये वैल्यूज भी आरबी की जगह पे ये 5 किलो ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू ले रहे हो, ठीक। उससे कभी कभी गलती क्या होती है, क्योंकि जब ये सारी चीजें कर रहे होते हैं केवीएल केसीएल इतना ज्यादा हो जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बीच बीच में अगर एक या दो मिस्टेक भी अगर आपने कैलकुलेशन में कर दी तो लास्ट का जो रिजल्ट आएगा वो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यही करो कि जब भी स्टेबिलिटी फैक्टर का अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सिंपली सबसे पहले ये जो बेस लूप है,
ठीक है, ये वाले लूप को हमने क्या कहा है, बेस लूप जो है उसमें सिंपली केवीएल अप्लाई करो। केवीएल अप्लाई करके आईबी की इक्वेशन निकालो। आईबी की इक्वेशन से डे बार आईबी अपॉन डे बार आईसी निकालो, और देन स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला फाइंड आउट करो। ठीक ना। अब अगर हम यहाँ पे इस सर्किट में हम अगर केवीएल अप्लाई करें तो देखो, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो ये क्या आ गया, +5 वोल्ट, या प्लस वीसीसी इधर है, आई बी ऐसे जा रही होगी तभी यहाँ पहुंची है, आई बी इंटू आर बी, तो माइनस आई बी इंटू आर बी, इधर है माइनस वी बी ई। अब यहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस आई ई इंटू आर ई। अगेन आई ई की जगह पे हमने क्या रख दिया, माइनस आई बी प्लस आई सी, तो ये इक्वेशन हमें मिल गई, वीसीसी माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी ई माइनस आर ई आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 0। नाउ इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, वो ब्रैकेट जो था उसको ओपन किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वीसीसी माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी ई माइनस आर ई इंटू आई बी माइनस आर ई इंटू आई सी। अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को, जैसे ये इक्वेशन है 1, इस इक्वेशन को हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है। जब तुम पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करोगे, या देखो ये भी कर सकते हो, यहाँ से आई बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो। लेट्स से जो हम लोग तरीका लेके आ रहे हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ से आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगी, आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। ठीक, इस इक्वेशन को अगर तुम डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आई सी, विद रिस्पेक्ट टू आई सी डिफरेंशिएट कर दो, तो डेबर आई बी अपॉन डेबर आई सी, ये क्या आएगा, ये टर्म सर कांस्टेंट हो, माइनस आर ई हाँ माइनस माइनस, आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। हाँ गुड। ठीक, इस वैल्यू को हम सिंपली स्टेबिलिटी फैक्टर के फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और s इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा माइनस आर ई अपॉन आर बी। नाउ अब जो ये वैल्यू हमें मिल गई है, इस वैल्यू वैल्यू को, इस जो स्टेबिलिटी फैक्टर का ये जो फॉर्मूला मिल गया है पर्टिकुलर सर्किट के लिए, उसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, और देन हम स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट याद रखना कि स्टेबिलिटी फैक्टर जो है तुम्हारा सर्किट टू सर्किट डिफरेंट होता है, हर सर्किट के लिए डिफरेंट स्टेबिलिटी फैक्टर। जैसे जैसे सर्किट चेंज होगा, सर्किट में अगर कोई भी आपने रेजिस्टेंस या वोल्टेज सोर्स या कुछ भी चेंज किया, आपका स्टेबिलिटी फैक्टर चेंज होगा। ठीक, बेसिकली वोल्टेज सोर्स नहीं, सर्किट में अगर तुमने रेजिस्टेंसेस चेंज किए, रेजिस्टेंसेस का प्लेस चेंज किया, तो तुम्हारा जो सर्किट है उसका स्टेबिलिटी फैक्टर तुम्हारा चेंज होगा। नाउ यहाँ पे जो स्टेबिलिटी फैक्टर हमें मिला वो 0.95 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, ये 0.95 इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने आर बी और आर ई की आर्बिट्री वैल्यू ले ली थी, कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ जो हमारी प्रॉपर एक्टिव रीजन वाला जो कंडीशन है उसमें उसको फुलफिल करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक, तो इन जनरल कोई इशू नहीं है, हमारा यहाँ पे जो स्टेबिलिटी फैक्टर आ रहा है वो 0.95 आ रहा है। अब अगर इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में सर्किट यहाँ पे, ये वाला जो सर्किट दिया है इसकी जगह पे ये 3B को, ठीक, हाँ, अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ना होता, ये आर ई रेजिस्टेंस ना होता, तो अब ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं, फिक्स्ड बायस सर्किट है। और अगर ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया तो इसी को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस सर्किट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड
फिक्स बायस सर्किट। ठीक, मॉडिफाइड क्यों? तो ध्यान से देखो, अगर फिक्स बायस सर्किट होता तो स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, और स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आता? 101। यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आया? 0.95। ठीक, और हमें पता है जितना लोवेस्ट स्टेबिलिटी फैक्टर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा सर्किट करंट को, सॉरी कलेक्टर करंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्टेबिलिटी फैक्टर रिड्यूस हुआ है, मीनिंग जो करंट कलेक्टर करंट की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। राइट नाउ सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, एंड इन केस अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर लेगा। ओके, सभी लोगों ने अटेंडेंस आई गेस मार्क कर ली है, और जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है वो अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। Thank you, sir. ओके। तो अभी हम मीटिंग भी एंड कर देते हैं, सभी ने अटेंडेंस मार्क कर ही ली है।